हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट लॉ कंपनी लॉ का जो चैप्टर नंबर 1 है, कंपनी मीनिंग एंड फीचर्स। तो जो ये चैप्टर है कंपनी मीनिंग एंड फीचर्स, इसमें सबसे पहले 3 टॉपिक्स है। इसमें मीनिंग ऑफ द कंपनी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स ऑफ कंपनी, एंड थर्ड है डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल। तो सबसे पहले 2 टॉपिक करेंगे इस वीडियो में, मीनिंग ऑफ द कंपनी एंड फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, एंड नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट विल का, वो नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ द कंपनी में कंपनी का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ द कंपनी, जो ये टर्म कंपनी है ड्राइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड, मतलब जो ये टर्म कंपनी है ये 2 लैटिन वर्ड से आई है। जैसे ये कंपनी है कोम और प्लस पनी, तो कंपनी एक पूरा लैटिन वर्ड है, इसमें 2 लैटिन वर्ड बनते हैं, एक कोम प्लस पनी। लैटिन में कोम को तो कोम ही बोलते हैं, लेकिन पनी को लैटिन में पनीज बोलते हैं, पनीज। पनीज का मतलब होता है ब्रेड, और कोम का मतलब होता है टुगेदर या फिर विद, एक साथ। ओरिजिनली अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन, एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन वो टेक देयर मील टुगेदर, जो खाना एक साथ बैठकर खाते हैं। जब हम खाना एक साथ बैठकर खाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि कंपनी, वी शेयर ए कंपनी, मतलब हमारी तुम्हारी और इसकी कंपनी बहुत बेस्ट है, तो ये कंपनी होती है। अगर बिजनेस वर्ड्स में बात करें तो कंपनी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए आते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस में तो कॉमन ऑब्जेक्टिव उनका क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग। सो जर्नल में बात करें तो कंपनी का मतलब होता है एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब कंपनी आज से नहीं, लाखों हजारों साल पुरानी कंपनी है, मतलब पहले से चली आ रही है कंपनी। एडी से 1600 एडी से कंपनी चली आ रही है। तो पहले जब कंपनी होती थी उनको हम कंपनी नहीं बोलते थे, उनको हम बोलते थे जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, पहले कंपनी का नाम था जॉइंट स्टॉक कंपनी, अब वो चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स हो गया, ये कंपनी है नोएका लिमिटेड। अब इन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किए। कंपनी ने सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस इशू किया। एक सेकेंड। कंपनी ने सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस इशू किया कि हमें इतने इतने पैसे चाहिए, इतने इतने शेयर हमारे पास है, आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर उन्होंने इन्वेस्ट की। फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी मेंबर हैं इन्होंने मिल के, जैसे ये 6 मेंबर है, 6 लाख इन्वेस्ट कर दिया अब इन लोगों ने। तो अब ये मेंबर, ये जो इन ग्रुप ऑफ पर्सन है ये क्या बन गए, मेंबर ऑफ द कंपनी या फिर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अब जो इन लोगों ने ये अमाउंट इन्वेस्ट की थी 6 लाख रुपए, ये क्या है, कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की कैपिटल बन गई ये 6 लाख रुपए। अब इस कैपिटल को अलग, अगर हम अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दें, जैसे बोले ये अपनी कैपिटल अलग देगा, ये अलग, ये अलग, ये सब अलग अलग देंगे, तो इनको बोलते हैं शेयर्स। जब हम कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते तो उनको बोलते हैं शेयर्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये ग्रुप ऑफ पर्सन को कहते हैं हम शेयर होल्डर या फिर मेंबर। सो ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, इसको हम कहते हैं शेयर होल्डर या फिर मेंबर। अब जो मनी इन्होंने लगाई थी अपनी कंपनी के अंदर उसको बोलते हैं कैपिटल ऑफ द कंपनी। एंड जो पोर्शन इन्होंने लगाया था कैपिटल का, जितना पोर्शन अलग अलग टुकड़ों में उनको डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया शेयर। अब है ए कंपनी एग्जिस्ट ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। अब कंपनी और पार्टनरशिप दो चीजें हैं। पार्टनरशिप में भी क्या होता है, हम पैसा लेके आते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद एक एग्रीमेंट करते हैं, एंड देन पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है। कंपनी में भी यही होता है, हम पैसा लेके आते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है, देन कंपनी फॉर्म हो जाती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि कंपनी कानून के द्वारा बनी जाती है, लेकिन जो पार्टनरशिप फॉर्म फर्म है वो एग्रीमेंट के द्वारा बनाई जाती है। तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। कंपनी को लॉ क्रिएट करता है, लॉ ही इसको वाइंड अप कर सकता है, हम खुद पर्सनल इंसान कोई भी वाउंड अप नहीं कर सकता कंपनी का। लॉ क्रिएटेड, लॉ कैन अलोन वाइंड अप। लॉ कैसे क्रिएट करता है, सबसे पहले एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के थ्रू करता है, बाय रॉयल चार्टर के थ्रू करता है, बाय रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनी लॉ 2013। 3 तरीके हैं जिससे पार्लियामेंट कंपनी को फॉर्म करता है थ्रू लॉ। सॉरी, 3 तरीके हैं जिससे कंपनी फॉर्म्ड होती है बाय लॉ। फर्स्ट है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सेकंड है बाय रॉयल चार्टर, थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनी लॉ। अब डेफिनेशन ऑफ द कंपनी, चीफ जस्टिस मार्शल कहते हैं, डिफाइन करते हैं कंपनी को। कंपनी एक पर्सन है जो कि आर्टिफिशियल है, मतलब नेचुरल पर्सन नहीं है, और इनविजिबल पर्सन है, हमें दिखती नहीं है कंपनी एक पर्सन है, ये इंटेंजिबल है, जो चीज़ हम नहीं देख सकते।
एग्जिस्ट तो करती है लेकिन हमारी नज़रों में नहीं, सिर्फ कानून की नज़रों में ही एग्जिस्ट करती है। ये कहते हैं चीफ जस्टिस मार्शल ऑफ यूएसए। अब कंपनी एज ए फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस हैज इट्स ओरिजिन इन 1600 एडी। कंपनी का ओरिजिन आज से नहीं 1600 एडी से चला आ रहा है, जब इसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते थे तब से। और इसका जो सबसे पहली जो कंपनी बनी थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि लॉ के द्वारा फॉर्म की गई थी। उसमें से लॉ के 3 तरीके थे, उनमें से इस तरीके से रॉयल चार्टर के तरीके से फॉर्म की गई थी। तो ये अब कंपनी है उसमें कुछ लॉज होते होंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो कौन मेंटेन करता है? तो कॉर्पोरेट लॉ एक ऐसी बॉडी है जो भी कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो बताता है कि क्या क्या कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये बॉडी ऑफ लॉ है जो गवर्न करती है, डिटरमाइन करती है कि क्या राइट्स होंगे, क्या रिलेशन होगी, कंडक्ट ऑफ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बताता है। तो इंडिया के अंदर ये कॉर्पोरेट लॉ कौन सा एक्ट बनाता है? तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 था, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए, अमेंडमेंट किए, तब इंडियन कंपनी एक्ट 2013 आए। ये गवर्न करता है लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। उसके बाद है इंडियन कंपनीज एक्ट। ये एक्ट है सेंट्रल लेजिस्लेचर का, मतलब ये एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ था। कंपनीज पार्लियामेंट के थ्रू बनती हैं। तो ये जो सेंट्रल लेजिस्लेचर का एक्ट है तो ये होल इंडिया पे अप्लाई होता है। ये नहीं है कि कई कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो कि एक्सपेक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे होते हैं, तो लेकिन ये एक्ट ऐसा है जो कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया था, तो ये होल इंडिया पर अप्लाई होता है। इससे पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 था, उसको रिप्लेस करके इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 बना दिया गया। इस एक्ट में 7 शेड्यूल 29 चैप्टर 470 सेक्शंस है। इस एक्ट में 7 शेड्यूल 29 चैप्टर्स 470 सेक्शंस है। अब क्या है डेफिनेशन ऑफ द कंपनी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज, जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में इंडियन कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन दी हुई है। कंपनी मीन्स ए कंपनी, कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। इसमें कहा गया है सेक्शन 220 में कि कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर हुई है या फिर इनकॉर्पोरेटेड हुई है अंडर दिस एक्ट। कौन से एक्ट के द्वारा? 2013 के, कंपनी एक्ट 2013। और एनी प्रीवियस कंपनी लो, प्रीवियस कंपनी लो मतलब कंपनी एक्ट 2000, सॉरी कंपनी एक्ट 1956। तो ये डिफाइन करता है कंपनीज एक्ट कंपनी को। अब सेकंड टॉपिक है जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, ये सेकंड फीचर्स ऑफ कंपनी। इसमें सबसे पहला जो फीचर है वो है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इसका मतलब होता है एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, ओके। इनकॉर्पोरेटेड मतलब जो कि लॉ ने क्रिएट किया हो। कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। कंपनी लॉ ने क्रिएट की है तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ग्रुप ऑफ पर्सन। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि कितने ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब कितने लोग कम से कम चाहिए, एटलीस्ट कितने मेंबर्स होने चाहिए कंपनी के अंदर। जैसे पार्टनरशिप में 2 होते हैं, 2 तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, जब भी पार्टनरशिप बनेगी एग्रीमेंट करेंगे। तो कंपनी के अंदर अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 7 पर्सन आर रिक्वायर्ड। अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें कम से कम 7 पर्सन होनी चाहिए। इफ देयर इज प्राइवेट कंपनी देन ओनली 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड। अगर प्राइवेट कंपनी है तो सिर्फ 2 रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। अगर पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 7 पर्सन। और जो ये मेंबर्स हैं इनको अपना जो नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम। दीज पीपल मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब इनको अपना नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो जो भी इसको देख रहा है वो ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेकंड जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर या एट्रीब्यूट्स ऑफ द कंपनी, दैट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म। जैसे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं वैसे कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती फिजिकल फॉर्म में। इसकी कोई बॉडी नहीं है, इसकी कोई आत्मा नहीं है, कॉन्साइंस नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे हमारे अंदर जो फीचर्स होते हैं, हमारी जो विशेषताएं हैं वो कंपनी की नहीं होती। इसका एग्जिस्टेंस तो है लेकिन वो आइज ऑफ लॉ में है। ये ये आइज ऑफ लॉ में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो हम फंडामेंटल राइट्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं, हमारे लिए जो राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, जो भी राइट्स हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं वो फंडामेंटल राइट्स इस कंपनी को नहीं मिलते।
क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, पर्सन तो है, नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, तो इसको वो राइट्स नहीं मिलते जो एक ह्यूमन बींग को जो राइट्स मिलते हैं वो इसको नहीं मिलते। थर्ड है इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी। A company has a separate from its constituent members। कंपनी अलग है और जो कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो अलग है। दोनों अलग अलग है, कंपनी अलग है, जो इसके शेयर होल्डर या फिर मेंबर्स हैं वो अलग है। इसकी एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये खुद को कंट्रोल कर सकती है, कंपनी विदाउट शेयर होल्डर भी कंट्रोल कर सकती है, और ये सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, ये खुद को कंट्रोल कर सकती है, एंड दिस इज ए सेल्फ गवर्निंग बॉडी। कंपनी होल्ड कर सकती है, डील कर सकती है एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। कंपनी किसी भी प्रॉपर्टी के साथ डील कर सकती है, ये कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकती है, या अपना बैंक अकाउंट भी बना सकती है, और अपने नाम पर इसको कोई केस भी कर सकता है। ये भी किसी पे केस कर सकती है। किस पे करेगी केस? या तो मेंबर्स होंगे या फिर जो आउटसाइडर्स हैं उन पे केस करेगी कंपनी, ऑब्वियसली दो ही चीज होती है। तो ये कंपनी सारे काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आर्टिफिशियल ही रहेगी। जो राइट्स हैं, राइट्स मतलब अधिकार, ओब्लिगेशंस मतलब उत्तरदायित्व ऑफ द कंपनी आर डिस्टेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूट मेंबर्स। मतलब कंपनी के जो राइट्स एंड ओब्लिगेशन हैं वो अलग होंगे, जो इसके मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स हैं उनके जो राइट्स हैं वो अलग होंगे। अब जो कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, हम उसको बेनी मेंबर्स उनको सॉरी मैम कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, मेंबर्स उसको अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसको मेंबर्स अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग हैं। इसमें एक फेमस केस है सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड। ये हमारी बुक में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें सैलमन एंड सैलमन कंपनी लिमिटेड का केस है। सो डू चेक एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस फेमस केस। ये एग्जाम में जरूर जरूर आता है। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। ए कंपनी हैज ए परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इट नेवर डाई। कंपनी कभी नहीं मरती। इट हैज नो, जैसे ह्यूमन बींग्स का अलॉटेड टाइम होता है कि वो 110 इतने तक जाते हैं, लास्ट है ये। इसमें अलॉटेड स्पैन ऑफ लाइफ होता है, लेकिन कंपनी का कोई स्पैन ऑफ लाइफ नहीं होता, ये कभी नहीं मरती। अगर इसको वाइंड अप भी करना है तो वो थ्रू लॉ ही वाइंड अप हो सकती है, और ये रजिस्टर इनकॉर्पोरेटेड भी थ्रू लॉ ही होगी, फॉर्मेशन भी इसका थ्रू लॉ होगा, और इन जो वाइंड अप है वो भी थ्रू लॉ होगा। अगर मेंबर्स की डेथ हो जाती है तो कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एग्जिस्टेंस है कंपनी का वो इंडिपेंडेंट है, ये मेंबर्स की डेथ से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर कोई मेंबर मेंटल डिसऑर्डर हो गया या फिर रिटायर हो गया तो कंपनी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर्स अलग, तो इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका परपेचुअल जो एग्जिस्टेंस है। कंपनी का जो मतलब भी होता है वो कंटिन्यूटी को बनाए रखना होता है। नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील एक सिग्नेचर होता है कंपनी का। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो हमारी तरह वो साइन नहीं कर सकती, क्योंकि उसके हाथ नहीं हमारी तरह जैसे ह्यूमन बींग साइन करते हैं, तो कंपनी साइन नहीं कर सकती पर्सनली एवरी डॉक्यूमेंट पे। तो ये जो कॉमन सील है ये उसकी साइन की जगह काम करता है। ये कंपनी की जो भी कंपनी ऑथराइज करे, ये कंपनी के ऑथराइज्ड साइन होते हैं। जो भी कंपनी की डॉक्यूमेंट्स होंगी जो जिस पे कंपनी का साइन नेसेसरी है, तो उस पे हम कॉमन सील लगाते हैं, जो स्टैंप होती है। अब जो कंपनी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया था, उसमें कॉमन सील को ऑप्शनल बना दिया गया। अगर आप चाहो तो रख सकते हो और ना चाहो तो मत रखो। अगर नहीं चाहते रखना तो आपको 2 डायरेक्टर्स, एक सीए या फिर सीएस रखना होगा। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द कैपिटल द कंपनी कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट। शेयर क्या होते हैं? सबसे पहले जो कंपनी की कैपिटल, जैसे शेयर होल्डर ने 6 लाख लगाए थे, अब वो शेयर होल्डर चाहते कि हम अपने शेयर्स मतलब जितना पोर्शन उन्होंने लगाया था, ए ने इतना लगाया था, बी ने इतना, सी ने इतना, तो जितना जितना पोर्शन उन्होंने लगाया था, जो कैपिटल डिवाइड हो गई स्मॉल यूनिट्स में, उनको बोलते हैं शेयर्स। शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं शेयर्स पे, कि प्राइवेट कंपनी के केस में कुछ जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होती। सेक्शन 44 कहता है कंपनी एक्ट का, शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी, हम शेयर्स को ट्रांसफरेबल कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसफर होते हैं शेयर। लेकिन पब्लिक कंपनी में फ्रीली, बट प्राइवेट कंपनी में कुछ पाबंद लगते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो है शेयर होल्डर्स की ऑफ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी।
शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी अलग है, जो कंपनी है उसकी लाइबिलिटी अलग है। शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब जहाँ तक कि उन्होंने, जैसे एक राम है, उसने शेयर खरीदे थे 10 रुपीज़ में, 100 शेयर खरीदे थे 10 के। सो उसने पेमेंट कर दी कॉल की, फर्स्ट कॉल कर दी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कर दी, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल उसकी रह गई, तो उसने 10 में से 7 पे कर दिए, 3 रह गए। अब अगर कंपनी चाहती है कुछ, मतलब रुपया, कि भाई कंपनी लॉस में जा रही है तो वो पैसा चाहती है, तो जो राम शेयर होल्डर है वो सिर्फ उसको 30 रुपए और दे सकता है, उससे फालतू को नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। वो वहां तक कर सकता है जहां तक उन्होंने अनपेड कर रखा था, मतलब 10 में 7 दे दिए थे, 3 रह गए थे, तो वहां तक वो अमाउंट दे सकता है, उसके आगे उसकी लाइबिलिटी नहीं है वो। Separation of ownership and management. A company is owned by a number of shareholders, which is too large and a body to manage the affairs of the company. कंपनी है वो, उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, कि ये 6 शेयर होल्डर, 7 शेयर होल्डर, ये तो छोटे लेवल पे बात है। अगर बड़ी कंपनी है तो उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। अब कंपनी को मैनेज करने के लिए हमें कोई तो चाहिए होगा, ये सारे शेयर होल्डर्स बैठ के अगर डिसीजन ले लग गए तो फिर कंपनी को सालों साल लग जाएंगे डिसीजन लेने में ही। तो इन शेयर होल्डर्स की जगह जो डिसीजन लेता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, इनका एजेंट होता है, जो कि शेयर होल्डर्स चुनते हैं, उनको बोलते हैं डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जो कि जो भी कंपनी के अफेयर्स है, जो भी काम होगा कंपनी का, वो मैनेज करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव, मतलब शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे। तो ये है हमारा, इतना ही है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, इसमें हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनना होता है, फिर उसको वो सारी जो भी काम धाम है वो सब वो ही करेगा। शेयर होल्डर्स को हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करने की फिर ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें सबसे पहले था मीनिंग ऑफ द कंपनी, सेकंड था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, शेयर होल्डर्स कौन है, चीफ जस्टिस मार्शल ने जो कंपनी को डिफाइन किया, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद है ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्वाट कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन में, एंड देन ये फीचर्स ऑफ द कंपनी। ये नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, कमेंट कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड कैसी लगी और आगे किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके बाय। हेलो एवरीवन।